हे गाइस, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर वियतनाम देन यू आर एट राइट प्लेस। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ वियतनाम आइटनरी के बारे में, बजट के बारे में एंड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको बजट ट्रैवल करने में हेल्प करेगी। तो मैंने वियतनाम की ट्रिप 10 डेज़ में कंप्लीट की थी एंड ट्रस्ट मी वो भी कम पड़ गया था बिकॉज वियतनाम बहुत ही बड़ा है एंड इसकी हर एक सिटी की अपनी वाइब है। आप सभी का स्वागत है रोज चौधरी व्लॉग्स में। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम फ्लाइट्स की। तो हमने फ़्लाइट ली थी दिल्ली से हो ची मिन सिटी के लिए और हो ची मिन सिटी में हमारा 2 डेज़ का स्टे था। दोपहर तक हम हो ची मिन सिटी पहुंच गए थे और रात को हमने पार्टी की चिल स्काई बार में। नेक्स्ट डे हमने शॉपिंग की बेंथन मार्केट में और साइगन सेंटर मॉल में। शॉपिंग करने के बाद में हम लोग चले गए थे मीन थाओ कैफ़े में और नाइट में एक्सप्लोर की हमने हो ची मिन सिटी की फेमस जो बुई वेन वॉकिंग स्ट्रीट है वहाँ की। हो ची मिन सिटी में आपको वेज फूड के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वहाँ बहुत इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं और जो सबसे बेस्ट है वहाँ पे गुजरात इंडियन रेस्टोरेंट है। हमने 2 दिन वहीं पे खाना खाया था, अपना जो भी मील ले रहे थे बहुत ही सही था। वहाँ का खाना प्रॉपर इंडिया वाला टेस्ट आ रहा था। और हो ची मिन सिटी में जो हमने स्टे किया था वो बेंथन मार्केट के नियर बाई गया था, तो यहाँ से सारे लोकेशंस एकदम क्लोज थे। तो आप लोगों को भी जब आना हो तो हो ची मिन सिटी में अगर स्टे करना हो तो साइगन सेंटर वाला मॉल वाला जो एरिया है या बेंथन मार्केट वाला, दोनों पास में ही वैसे वहीं पे आपको स्टे करना है। तो 2 दिन हमने हो ची मिन सिटी में स्टे किया। उसके बाद में हम निकल गए थे फुको आइलैंड के लिए। हो ची मिन सिटी से फुको आइलैंड जाने के लिए हम लोगों ने ओवरनाइट की एक बस ली थी जो हाईटीन तक गई थी। हाईटीन पे वहाँ पे फुको आइलैंड पे जाने के लिए वहाँ पे पॉट बना हुआ है, फेरी वाला पॉट, तो वहाँ तक की हमने बस ली थी और वहाँ से फिर 1.5 घंटे की फेरी लेकर हम लोग फुको आइलैंड पहुँच गए थे। फुको आइलैंड में लोकली ट्रैवल करने के लिए हमने स्कूटियाँ रेंट पे ली थी, वो बेस्ट है वहाँ पे। तो फर्स्ट डे जो हमारा फुको आइलैंड में था उस दिन हमने स्कूटी रेंट पे ली और हम लोग सनसेट टाउन देखने चले गए थे। पूरा दिन हमने वहीं पे स्पेंड किया था और वो इतनी बड़ी लोकेशन है और बहुत ही प्यारी पूरी यूरोपियन वाइब पे बनी हुई है कि आप सुबह जाओगे तो शाम तक 7-8 बजे तक आपका पूरा दिन वहीं पे एंजॉय करने में निकल जाएगा। और जो सनसेट टाउन है वहाँ पे काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ भी होती है, वो हम कर नहीं पाए थे क्योंकि हमारे पास डेज कम थे। जैसे मैंने पहले बताया कि आप जब वियतनाम ट्रैवल करने जा रहे हैं तो आपके पास कम से कम 15 दिन तो होने चाहिए अगर आपको पूरा वियतनाम विजिट करना है, क्योंकि पूरा वियतनाम विजिट करने के लिए 15 दिन कम से कम चाहिए। और ये वियतनाम की हर सिटी है जो बहुत दूर दूर पे है, वियतनाम बहुत बड़ा है, तो उसको विजिट करने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम चाहिए। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि कम टाइम के लिए जा रहे हो तो फिर आप 1 या 2 सिटी एक्सप्लोर करो, बट वियतनाम की हर एक सिटी की अपनी अलग वाइब है और बहुत ही प्यारी वाइब है। तो फुको आइलैंड में नेक्स्ट डे हम चले गए थे साहू बीच पे सनराइज़ वगैरह देखने और फिर उसके बाद हम वापस अपने होटल आए ना, रात को हम चले गए थे ओशन बीच क्लब में। वहाँ की क्या मस्त वाइब थी, प्रॉपर थाईलैंड की तरह फायर शो वगैरह हो रहे थे, लोग डांस वांस कर रहे हैं, फुल चिल वाइब, मस्त वाली वाइब है। तो वहाँ आप चले जाना। और फुको आइलैंड में अगर मैं बात करूँ वेज खाने की, पूरे वियतनाम में हम लोगों ने देखा कि वेज के लिए आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत हर जगह ना बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट है और जो फुको आइलैंड में हमने जहाँ पे खाना खाया था वो था गणेश इंडियन रेस्टोरेंट। उसका भी खाना एकदम अमेजिंग था, बहुत खाना अच्छा था। तो आप लोग ये प्रीफर कर सकते हैं या फिर इंटरनेट पे कोई और भी सर्च कर सकते हैं क्योंकि सब जगह इंडियन रेस्टोरेंट है वहाँ पे। तो 2 दिन फुको आइलैंड में बिताने के बाद अब हमें जाना था नेक्स्ट डे अपने दानांग के लिए। तो दानांग के लिए हमें वही था कि फुको आइलैंड से फेरी ली हमने, हम वापस हाईटीन, वो जो पॉट मैंने बताया कि वहाँ से बसेस मिलती है और फिर हाईटीन वाले पॉट पे फिर वहाँ से हमने बस ली। बस लेके हम हो ची मिन सिटी गए हैं और हो ची मिन सिटी से फिर हमारी फ़्लाइट थी दानांग की। तो इसमें हमारा पूरा 1 दिन निकल गया था। बहुत टाइम लगा रही थी बस भी और कुछ वेदर ख़राब होने की वजह से और टाइम लगा बस में। हमारी फ़्लाइट जो थी वो भी डिले हो गई थी, तो ये करके पूरा 1 दिन हमारा इन सब में ख़राब हो। और दानांग में भी हमने 2 नाइट्स का स्टे रखा था। तो फर्स्ट डे होयान ओल्ड टाउन है वहाँ का, वो हमने विज़िट किया था। बहुत प्यारी वाइब है वहाँ की, बहुत ही रोमांटिक है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर सा प्यारा सा टाउन है। और वहाँ पे गर्ल्स की शॉपिंग के लिए बहुत प्यारे प्यारे स्टोर्स हैं, उनमें एकदम बजट में आप बार्गेनिंग करके अच्छे से शॉपिंग करो, बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस मिलेंगे वहाँ पे आपको। और बॉयज़ के भी ऑप्शन उसमें हैं, वैसे देख सकते हैं, बट गर्ल्स के ज़्यादा ऑप्शन है। तो हमने होयान टाउन विज़िट किया, उसके बाद में हम आ गए थे ड्रैगन ब्रिज पे। और ड्रैगन जो ब्रिज है वहाँ पे हम लोगों को पहले ही नहीं पता था कि वहाँ पे फायर शो के साथ में ना वाटर शो भी होगा। तो आप लोग केयरफुल रहना, क्योंकि जैसे पहले फायर शो था तो हम लोग एकदम वीडियो बनवाने के लिए, रील के लिए, फ़ोटोज़ के लिए उसके ड्रैगन के नीचे खड़े हो गए और एकदम से फिर 2-3 राउंड के बाद में उन्होंने एकदम वाटर शो स्टार्ट हो गया। तो हम पूरे भीग के आ रहे थे और उस टाइम वेदर भी इतना ख़राब था, एक तो बारिश हो रही थी ऊपर से हम भीग गए थे।
तो आप ध्यान दे सकते। दानांग में जो सेकंड डे था, हमने अपना होटल से जो सनवर्ल्ड बाना हिल वाला पैकेज होता है वो हमने अपने होटल से बुक किया था। तो उसमें सुबह से हमारा पैकेज में जैसे 7 बजे वो आपको पिक कर लेता है, होटल से पिक करते हैं, पिक एंड ड्रॉप दोनों उसमें इंक्लूड होता है, उसमें आपको अलग से एक्स्ट्रा बुक करने की ज़रूरत नहीं है। तो होटल से हमने बुक किया था, वो पिक एंड ड्रॉप भी उसी में था। हम सुबह हम लोग को लेके गए थे वो 7 बजे, और शाम को वही 8-9 बजे उन्होंने हमें ड्रॉप किया था होटल। तो पूरा दिन हमारा उसमें निकल गया था सनवर्ल्ड में। और सनवर्ल्ड जो बाना हिल है बहुत ही सुंदर प्यारी फ्रेंच विलेज है वहाँ पे, और जो उनका हैंड्स ब्रिज है वो सब बहुत ही प्यारा, मतलब। बट हमारे साथ दिक्कत ये हुआ था कि बारिश की वजह से ना वहाँ पे पूरा फोग हो रखा था, तो हम लोग को कुछ भी वहाँ पे अच्छे से देख नहीं पाए थे। अगर हमारे पास डेज ज़्यादा होते तो हम नेक्स्ट डे भी चले जाते उसको विज़िट करने के लिए, क्योंकि बहुत प्यारा है वहाँ का और वो काफ़ी फेमस है। बट हमारे पास टाइम कम था तो हम लोग नहीं जा पाए दोबारा, तो ये हमारा कुछ खास नहीं रहा था उस दिन। और अगर मैं फूड की बात करूँ दानांग में, तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि पूरे वियतनाम में आपको वेज रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट सब जगह मिल जाएंगे। तो दानांग में जहाँ पे हमने अपने मील्स लिए थे वो था इंडियन गंगा रेस्टोरेंट, और इसका भी खाना बहुत अमेजिंग था। बस ये था कि बहुत वेट करवाते हैं वो आपको, ये हमें थोड़ा ऐसा लगा था बहुत टाइम लगा कि मतलब आधा घंटा 45 मिनट बाद में आपको मील्स सर्व करते हैं, तो वो बस थोड़ा सा था, बाकी तो खाना बहुत अमेजिंग था। दानांग में भी मतलब शॉपिंग के लिए बहुत अच्छा है, मतलब गर्ल्स के लिए भी और बॉयज़ के लिए भी, बट गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब पूरे स्ट्रीट्स हैं और जहाँ पे स्ट्रीट शॉपिंग करो आप, थ्रिफ्ट वाले जो होते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे आइटम्स, इतने सस्ते और इतने अच्छे से आप बार्गेनिंग करो और सस्ते में दे देंगे। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब भी वियतनाम जाओ ना, तो अपने यहाँ से कम कपड़े लेके जाओ और वहाँ जाके शॉपिंग करो। ये जब मैं गई थी वियतनाम तब उससे पहले मैंने भी ऐसे वीडियोस देखे तो काफ़ी गर्ल्स ने बोला था कि वहाँ पे शॉपिंग बहुत अच्छी होती है ये वो, तो मैंने भी ट्रस्ट नहीं किया था कि नहीं मैं तो लेके जाऊँगी, पता नहीं वहाँ पे मिलेगा या ठीक से नहीं मिलेगा ऐसा कुछ। बट वहाँ जाके जब मैंने सच में देखा कि दानांग और जो दूसरे वाले होचिमिन सिटी है वहाँ पे तो गर्ल्स के इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं, शॉर्ट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, और एकदम रिजनेबल रेट पे, बहुत ही सस्ते में, बहुत ही प्यारे। तो दानांग में जो हमारा सेकंड डे था, हम फिर रात को जैसे मैंने बताया हम बाना हिल्स वाला जो पैकेज था वो कंप्लीट करके हम लोग आए, एंड उसके बाद में खाना वाना खाया और हम अपने होटल आए वापस। एंड उसी नाइट हमने 11:30 की वही ओवरनाइट बस ली, और अब हमें निकलना था हनोई के लिए। जो वियतनाम में बसें चलती हैं ना, बहुत ही प्यारी बसें हैं, उनकी सर्विस एकदम बढ़िया है। उनकी जो स्लीपर वाली बस है ना, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप बस से ट्रैवल कर रहे हो, बहुत ही प्यारी है वो, और चार्जेस भी सही है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। और ओवरनाइट बस में क्या होता है ना, आप स्लीपर वाली बस लो और एक सिटी से दूसरी सिटी चले जाओ, सोते सोते कुछ पता भी नहीं चलेगा और बिल्कुल सही रहेगा। उसमें आपको वाईफाई वगैरह सब मिल जाता है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फ़ोन वोन चलाना है तो उसका भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इनकी जो बसें चलती है ना, 11:30 पे लास्ट बस होती है इनकी किसी भी सिटी में भी, किसी भी सिटी में जाने के लिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि 11:30 पे जो लास्ट बस होती है उससे पहले आप अपनी आइटनरी ऐसे सेट करो। हनोई में हमारा स्टे था 3 दिन के लिए। तो फर्स्ट डे हमने लोकली स्ट्रीट वगैरह एक्सप्लोर की, शॉपिंग की। उसके बाद हम लोग रात को चले गए थे हीरो क्लब में पार्टी करने के लिए। तो हीरो क्लब की वाइब हमें इतनी अच्छी नहीं लगी थी, तो हम आके चले गए थे बियर स्ट्रीट में। वहाँ की बहुत प्यारी वाइब थी, और वहाँ पे मतलब वो सब लोग जैसे बियर वेयर पे पेरे एकदम यंग वाइब थी वहाँ की। तो आप लोग बियर स्ट्रीट में जा सकते हैं। एंड हनोई में भी शॉपिंग के बहुत अच्छे ऑप्शन है, बट सबसे अच्छे पूरे वियतनाम में अगर मैं शॉपिंग की बात की तो सबसे अच्छा आपका है होचिमिन सिटी, उसके बाद में दानांग वाला एरिया। यहाँ पे हनोई में आपको थोड़ा एक्सपेंसिव मिलेगा, और यहाँ पे इतने अच्छे ऑप्शन नहीं जितने उन 2 सिटीज़ में। सेकंड डे हनोई में हमने अपना जो हेलोंग बे वाला डे ट्रिप होता है वो बुक किया था। तो सुबह से रात को हमारा पूरा टाइम वहाँ चला गया था। और उसमें भी ये होता है कि आपका पिकअप एंड ड्रॉप इंक्लूड होता है, बट इसमें एक ये होता है कि वो कोई लोकेशन देते हैं आपको, उस लोकेशन तक आपको जाना होता है एंड वहाँ से आपका पिकअप एंड ड्रॉप वो करते हैं। इसमें आपको होटल तक ड्रॉप नहीं करते हैं। तो हमारा पूरा दिन सेकंड डे पूरा हमारा उसमें चला गया था हेलोंग बे में। और रात को फिर आए हम लोग, एंड रात को चले गए थे हम 1900 क्लब। ये क्लब बहुत ही प्यारा था, इसकी वाइब एक नंबर थी, तो आप लोग जा सकते हैं कि। और लास्ट डे हमारा वो जो हनोई का थर्ड डे था, उसमें हम लोगों ने फिर से शॉपिंग की। वैसे हम लोगों को जाना था जो यहाँ की फेमस ट्रेन स्ट्रीट है ना, जो आप इंटरनेट वगैरह पे देखते हो, मतलब एक तरीके से उसको वियतनाम अगर कोई बंदा गया है तो वो ट्रेन स्ट्रीट में तो जाके फ़ोटो ज़रूर क्लिक कराता है। तो उसमें हमें जाना था, बट हम लोगों ने उसके बजाय शॉपिंग करना ज़्यादा प्रेफर किया, क्योंकि वहाँ के भाई शॉपिंग करने में जो मज़ा आ रहा था हमें और किसी चीज़ में नहीं जाना था।
और हनोई में अगर मैं वेज रेस्टोरेंट की बात करूँ तो वहाँ पे भी बहुत सारे आपको वेज रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। और हमने जहाँ अपने मील्स लिए थे वो था माजी रेस्टोरेंट, और यहाँ के जो गोलगप्पे सॉट्स थे वो एक नंबर थे। मतलब आप जब इतने टाइम 5-6 दिन 10 दिन अपने कंट्री से बाहर रहते हो और आपको जब गोलगप्पे और ऐसी चीज़ मिल जाती है तो पागल हो जाते हो। तो वो वाला हमारा सीन था। बहुत ही प्यारा खाना था माजी रेस्टोरेंट का। तो ये थी हमारी 10 डेज़ की पूरी कंप्लीट आइटनरी। आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं या फिर आप अपने अकॉर्डिंग इसमें देख सकते हैं। जब भी आप वियतनाम ट्रैवल कर रहे हो, चाहे भले ही आप उनके चारों सिटी जो है मेन सिटीज़ उनको एक्सप्लोर करो या फिर कोई भी 2 सिटी आप अगर ले रहे हो, तो हमेशा ये करो कि एक सिटी से आप एंटर हो और दूसरे से एग्जिट करो। नहीं तो फिर ना आपका टाइम ना बहुत ख़राब हो जाएगा वहाँ पे, कि अगर आपने वहीं से एंटर किया ना वहीं से आपको एग्जिट करना, तो आप घूम के इतनी दूर दूसरे सिटी में जाओगे, फिर वापस आपको बैक टू वही सिटी में आना पड़ेगा जहाँ से आपकी फ़्लाइट है। तो ये फ़्लाइट्स के लिए आप हमेशा ध्यान में रखो वियतनाम के लिए कि एक सिटी से एंटर और दूसरे से एग्जिट। एंड दूसरी टिप ये है ट्रैवल के लिए कि जब भी आप कहीं पे भी ट्रैवल करने का सोच रहे हो तो कम से कम 1 या 2 महीने पहले ना अपनी फ़्लाइट्स बुक करा लें, क्योंकि उससे आपको सस्ती पड़ती है। हम लोग हमेशा अपनी फ़्लाइट 1 या 2 महीने पहले बुक कराते हैं, तो काफ़ी सही रेट में मिल जाती है, विद लगेज मिल जाती है और विद नॉन स्टॉप भी मिल जाती है। और अगर आप जैसे 5 या 10 दिन पहले अगर आते हैं तो नॉन स्टॉप नहीं मिलती है या बहुत महंगी मिलती है या फिर उसमें लगेज नहीं होता है, तो ये सारी दिक्कतें आती है। तो हमेशा अपना 1-2 महीने पहले बुक करा लो होते हैं एंड देन उसके बाद में प्लानिंग करो अपने ट्रिप की। कभी भी आप लोग को फ़्लाइट्स बुक करनी हो तो हमेशा स्काई स्कैनर से ही बुक करो, और कभी फ़ोन से बुक मत करो, अपने लैपटॉप से बुक करो। और दूसरा ये कि आप जब वेडनेसडे या थर्सडे को ही बुक करो, रात के 10 से 12 बजे के बाद करो, तो इससे आपको काफ़ी अच्छे डील्स मिल जाते हैं। और ये हम लोग को पहले लगता था, हमने भी जब रील देखा यूट्यूब पे देखा तो हम लोग को लगता था कि ऐसा कुछ नहीं होता होगा, ये ऐसे ही अपने व्यूज़ करने के लिए इसी तरीके से बता रहे। बट जब हम लोगों ने खुद ने देखा कि स्काई स्कैनर से आप लैपटॉप में जब बुकिंग करते हो वेडनेसडे या थर्सडे को रात को लेट नाइट, तो सच में काफ़ी अच्छे डील्स आपको मिलते हैं। आप खुद ट्राई कर लेना इसको। अब बात करते हैं होटल्स की। तो होटल्स के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि होटल्स ना आपके जो 1 या 2 दिन होता है स्टार्टिंग का, उसके लिए आप पहले बुक करके जाओ। और वो भी आप ये नहीं कि एकदम पहले बहुत पहले बुक कर लियो। होटल्स ना आप 4-5 दिन पहले बुक करो, तब सही डील्स मिलते हैं। अगर आप होटल्स बहुत पहले करोगे तो अच्छे डील्स नहीं मिलते। होटल्स आप उसी टाइम के 1-2 दिन के क्राइटेरिया में बुक करोगे तो बहुत सही आपको डील मिलेगी। उसके अलावा आप सिर्फ 1 या 2 नाइट की होटल्स बुक करके जाओ, और उसके बाद में जब आप उस कंट्री चले गए हो तो वहाँ जाने के बाद जब आपकी आइटनरी सेट कर रहे हो आपकी, हाँ कि इस दिन हमें यहाँ जाना है वहाँ जाना, तो उस हिसाब से अपने होटल्स बुक करते जाओ। जैसे हम लोगों ने सिर्फ हो ची मिन सिटी की बुक की थी, एंड देन उसके बाद में हमें फूको आइलैंड जाना था। तो ये हमने पहले डिसाइडेड तो किया था कि हम हो ची मिन से किसी और सिटी जाएंगे, बट हमने पूरा फिर अपना उनका मैप वगैरह देखा तो हमने रियलाइज़ हो कि पहले हमें फूको आइलैंड जाना चाहिए, तो हमने फिर फूको आइलैंड की होटल्स किए। तो इस तरीके से जो सिटी आप विज़िट करते जा रहे हो उसके 1 नाइट पहले या फिर वहाँ जाने के बाद में जब आपको लग जाए कि हम नेक्स्ट यहाँ जाने वाला है तो वहाँ का बुक करो। और हमेशा होटल्स बुक करने के लिए अगोड़ा या एयरबीएनबी से ही बुक करो, क्योंकि यहाँ पे एकदम बेस्ट वाला डील मिलता है आपको। MMT वगैरह booking.com ये सारे बहुत महंगे होटल्स दिखाते हैं, इनके चार्जेस कुछ अलग होते हैं। तो हम जब भी होटल्स बुक करते हैं हमेशा अगोड़ा से या एयरबीएनबी से ही बुक करते हैं, और वहाँ जाने के बाद ही करते हैं, क्योंकि आइटनरी में हमेशा चेंज होता है, कुछ ना कुछ तो ट्रैवल में आपको वहाँ के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। तो बेटर है कि आप वहाँ जाने के बाद में अपने होटल्स अपने अकॉर्डिंग, जो अपनी आइटनरी चल रही है उसके अकॉर्डिंग होटल्स बुक करते जाओ। क्योंकि हमारे साथ क्या होता था, पहले हम जब होटल्स पहले हम ट्रैवल करते थे तो होटल्स सारे बुक करके चले जाते थे, फिर हमारी आइटनरी वहाँ जाने के बाद चेंज होती थी तो हमें वो होटल्स कैंसिल करने पड़ते थे, जब तक वो नॉन रिफंड जब तक उनका रिफंड नहीं आता था। एकदम आप लास्ट मोमेंट पे कैंसिल करोगे तो रिफंड भी नहीं आएगा। तो उसके बाद हमें समझ में आया बहुत सारे पैसे ख़राब करने के बाद कि भाई वहाँ जाने के बाद ही अपने होटल्स बुक करो तो बेस्ट। अब हम बात करेंगे करेंसी। तो करेंसी के लिए बेस्ट है नियो कार्ड। इसमें फॉरेक्स चार्जेस बिल्कुल 0 है और ये हर जगह काम करता है। तो अगर जहाँ पे आपको ऑनलाइन पे करना है तो कार्ड से डायरेक्ट पे कर दो, बाकी नहीं तो आप उससे कैश विड्रॉ करा लो। उसमें बस थोड़ा ये है कि अब जब भी कैश विड्रॉ कराओगे ना तो हर बार एक चार्जेस लगेगा, शायद 500 या कुछ तो समथिंग अमाउंट है, तो वो आपको लगेगा। तो जितना आपको कैश चाहिए थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा निकलवा लो, या 2-3 दिन का, जैसे कि एक दिन में हमारा इतना एक आइडियली खर्चा इतना हो रहा है तो 2-3 दिन का एक साथ कैश निकलवा लो। बाकी जो भी आप एक्सपेंस कर रहे हो वो अपने कार्ड से डायरेक्ट करो, तो कोई फॉरेक्स चार्जेस नहीं लगेंगे और इसमें पैसे आप बिल्कुल आराम से इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट से। तो सबसे टेंशन फ्री काम यही है नियो कार्ड, ये सबसे बेस्ट है करेंसी के लिए।
जैसे हम लोगों ने 10 से 12 कंट्रियाँ विजिट की है, तो हमने सारी कंट्रियाँ इसी कार्ड से की है। स्टार्टिंग में हम पहले क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ कर लेते थे और करेंसी चेंज करवा के जाते थे, तो उसमें बहुत लफड़े हो जाते थे कि करेंसी चेंज करवाओ, डॉलर लो, डॉलर को फिर उनकी करेंसी में करो, फिर आपके पास बच गए हैं तो वापस उसका डॉलर लो, उसको डॉलर को वापस अपनी करेंसी में कन्वर्ट करो, तो इन सब में बहुत चार्जेस लग जाते हैं। तो बेस्ट है आप नियो कार्ड के लिए अप्लाई करो, उसका ऐप आता है, वहाँ से अप्लाई करो, आपके घर पे आके वो बना के जाएंगे, देख के जाएंगे आपको कार्ड, और उसमें पूरा आपको बता भी देंगे, एक्सप्लेन भी कर देंगे कैसे कैसे काम करता है ये। तो ये हर कंट्री में चलता है, हर जगह चल रहा है, तो नियो कार्ड इज़ बेस्ट। अब हम बात करेंगे वियतनाम के वीज़ा के लिए। तो वियतनाम के वीज़ा के लिए आप अपनी ट्रिप के 15 से 20 दिन पहले अप्लाई करो, जो कि ऑनलाइन अप्लाई होता है। इनका शायद ATA क्या ऐसा कुछ नाम है वीज़ा का, तो उसके लिए अप्लाई करो। मैंने वियतनाम वीज़ा का एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, जब मैंने अप्लाई किया था तो उसको वीडियो बनाया था, और वो मैंने डाल रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप उस लिंक से देख सकते हो। बहुत ही ईजी है, कुछ भी दिक्कत नहीं, कोई माथा पड़ी नहीं है उसमें, बहुत आसानी से आप अप्लाई कर सकते हो खुद से ही। फिर बात करते हैं हम सिम का। तो वहाँ पे VN स्काई का सिम हमने यूज़ किया था। वैसे हमने 2-3 तरह के सिम यूज़ किए थे, बट VN स्काई का सबसे बेस्ट था। तो आप ये एयरपोर्ट से निकलने के बाद जब सिटी में आओगे तब थोड़ा ले लेना, क्योंकि एयरपोर्ट पे थोड़ा महंगा देते हैं, तो सिटी में आके लोकली वहाँ से खरीद लेना। अब बात करते हैं हम फूड की। तो फूड के लिए वैसे तो पूरे वियतनाम में, जैसे मैंने आपको बताया कि सब जगह आपको वेज रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, बट आप सबको पता है कि वेज रेस्टोरेंट है, इंडियन खाना दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली बहुत महंगा होता ही है वो महंगा। तो उसके लिए हम हमेशा क्या करते हैं, अपने स्नैक्स वगैरह, मैगी वगैरह, और जो थोड़ा पैक्ड फूड होता है ना, चिप्स वगैरह अपने, और चॉकलेट्स, बिस्किट, विटामिन्स वगैरह, ये हम हमेशा लेके जाते हैं। तो हम लोग वहाँ पे कोशिश करते हैं कि एक टाइम हम वहाँ पे मील लें और एक टाइम हम अपना इनसे स्नैक्स वगैरह से अपना पूरा सही करें। तो इससे हमारा वेट भी बढ़ जाता है भाई, और थोड़ा पैसा भी बच जाता है। पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मील्स वहाँ पे सच में बहुत महंगे होते हैं। जैसे इंडिया से आप थोड़े स्नैक्स वगैरह लेके जाओगे, तो इससे आपकी 2 चीज़ें होंगी, एक तो आपका बजट कम हो जाएगा, दूसरा ये कि जैसे कुछ लोकेशन होती है जहाँ पे आपके वेज के ऑप्शंस कम होते हैं, तो वहाँ पे आपको हेल्प होगी, तो भूखा नहीं हो मरना पड़ेगा आपको। तो ये सिर्फ वियतनाम के लिए नहीं है, हर कंट्री के लिए आप अपने स्नैक्स लेके ही जाओ भाई। सब पैक कर करके ला रहे हैं, कोई शर्म की बात नहीं है इसमें। हम भी बढ़िया अपना पैक करके लेके जाते हैं, और बढ़िया अपना बजट भी सेट हो जाता है इससे। थोड़ा तो चलो 4-5 हज़ार तो पर पर्सन का बचेगा, कुछ तो बचे क्योंकि अगली कंट्री भी जाना है, तो स्नैक्स आर मस्ट। अब हम बात करेंगे वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो लोकल ट्रांसपोर्टेशन जो आपको करना है, वो ग्रैब ऐप से आप गाड़ी या 2 व्हीलर बुक कर सकते हैं आराम से। और इंटरसिटी के लिए वहाँ पे बेस्ट है, वहाँ की जो बसें चलती हैं, स्लीपर बसें, बहुत ही अमेजिंग है भाई, उनकी जितनी मैं तारीफ़ करूँ ना उतनी कम है। तो इंटरसिटीज़ आपको जाना है तो बसेस से जाओ, और आपको सिटी में ट्रैवल करना तो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो भी है, ग्रैब ऐप से वहाँ पे, जैसे अपने यहाँ पे उबर वगैरह, वैसे ग्रैब ऐप है वहाँ पे, तो वहाँ से बुक करके अपना जा सकते हैं। नंबर ऑफ़ डेज़ की मैं बात करूँ, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, आपको 15 दिन कम से कम लेके जाओ अगर आपको पूरा वियतनाम विजिट करना है। और अगर आप लोग को 5-7 दिन में ही, 5-7 दिन का टाइम है जैसे आपके पास, आप ज़्यादा दिन नहीं रुक सकते हो, ज़्यादा मतलब कि ऑब्वियसली जितने ज़्यादा दिन रुकोगे आप उतना आपका बजट भी बढ़ेगा, और उतने दिन आपको चाहिए, तो सारी चीज़ें होती हैं। तो आप कम सिटीज़ में 2 सिटीज़ में भी जा सकते हो, जैसे लोग करते हैं हनोई और सिर्फ दानांग चले जाते हैं, या फिर दानांग या सिर्फ हो ची मिन्ह चले जाते हैं। फूको आइलैंड तो बहुत कम लोग जाते हैं, बट फूको आइलैंड बहुत प्यारा है। मैं तो ये सजेस्ट करूँगी सबको कि फूको आइलैंड तो ज़रूर जाओ। वहाँ का जो यूरोपियन पूरा टाउन है, जो सनसेट टाउन है, बहुत ही प्यारा है। हम जैसे लोग जो यूरोप नहीं गए हैं अभी तक, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो आप 4 सिटी नहीं जा सकते हो, 2 सिटी चले जाओ, 2 में फिर आपको चाहिए 5 से 7 दिन, और आपका बजट भी काफ़ी कम हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे टोटल बजट की। सबसे पहले बात करते हैं फ़्लाइट्स की। तो फ़्लाइट हमारी जो सबसे पहले फ़्लाइट थी, वो दिल्ली से हमारी थी हो ची मिन्ह सिटी की, एंड देन एक हमारी थी हो ची मिन्ह से दानांग की, जो कि इंटरसिटी फ़्लाइट थी, एंड लास्ट में हमारी थी हनोई से दिल्ली की। तो ये हमने 3 फ़्लाइट्स किए थे। ये 3 फ़्लाइट हमें पड़े थे 38,000 रुपये के टोटल, आना जाना, और एक वो इंटरसिटी वाला, ये तीनों मिला के हमें 38,000 का फ़्लाइट पड़ा था। एंड होटल्स हम लोगों ने 10 नाइट्स का था, तो 10 नाइट्स का हमारा जैसे 11,000 मैंने कर दिया है। 2 लोगों का जैसे 22,000 के आसपास था। तो एक इंसान की अगर बात करी जाए तो 11,000 के आसपास आपका पूरा 10 नाइट का होटल हो गया था। एंड एक्टिविटीज़ का देखें तो वहाँ पे जैसे आपको बाना हिल्स वाला डे का एक्टिविटी बुक करना पड़ेगा, और हैलोंग डे वाला एक्टिविटी बुक करना पड़ेगा। उसके अलावा तो ऐसा कुछ खास एक्टिविटीज़ है नहीं, वो है, और कुछ आपके जो एंट्री इधर उधर कुछ लगेगा, तो ये सब है। इनको मिला के आपका 12,000 में पूरा एक्टिविटीज़ हो जाएगा।
एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए जैसे आप इंटरसिटी और या फिर सिटी में लोकली ट्रैवल कर रहे हो, तो ये सारा मिला के हमारा 10 डेज़ का आया था, जो पर पर्सन 18,000 रुपये आया था। ये 10 डेज़ का था। इसमें सारी हमारी जो इंटरसिटी वाली बसेस थी वो इंक्लूड थी, और जो हम लोकली ट्रैवल कर रहे थे कैब से वो इंक्लूड थे। वियतनाम के वीज़ा चार्जेस 2200 कुछ चार्जेस हैं, 2200 रुपये हैं कुछ, तो ये तो फिक्स हैं। अब बात करेंगे हम फूड एंड ड्रिंक्स की। तो अगर आप ड्रिंक्स नहीं लेते हो तो ऑब्वियसली आपके ऊपर कम चार्जेस हो जाएंगे। हमारे जो 10 डेज़ का पर पर्सन को आया था फूड एंड ड्रिंक्स का चार्जेस, वो था 16,000। तो आप अगर ड्रिंक्स नहीं लेते तो ये और कम हो जाएगा। प्लस हम लोगों ने इसमें सिर्फ हम 1 या 2 ही मील लिया करते थे बाहर की दिन में, बाकी एक हम स्नैक्स से ही काम चलाते थे, तो कि वही बजट बना रहे अपना, तो उसमें हो जाता था हमारा। तो 16,000 में अपना 10 डेज़ का हो गया था पर पर्सन का। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि हमेशा कभी भी ट्रैवल कर रहे हो कोई भी कंट्री, तो एक्स्ट्रा बजट अपना लेके चलो, क्योंकि आपको नहीं पता होता कहाँ छोटा मोटा इधर उधर लग जाता है। और अगर हम फिक्स लेके जाते हैं फिर हमें वहाँ प्रॉब्लम होती है कि इतना इधर कैसे कैसे क्या हो गया। तो मैं हमेशा जाती हूँ तो जो भी कंट्री जाते तो उस कंट्री के हिसाब से अपना थोड़ा एक्स्ट्रा बजट लेके जाते हैं। तो हम लोग पर पर्सन जैसे वियतनाम का 5,000 एक एक्स्ट्रा बजट बता रहे हैं, जिसमें हमने शॉपिंग कर लिया, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ले ली अपने लिए, कुछ होम डेकोर की चीज़ें ले ली, तो ये सब अपना एक्स्ट्रा। अगर आप ये सब नहीं करते तो ये आप 5,000 हटा सकते हो। तो मैं टोटल बजट की बात करूँ 10 नाइट्स के लिए पर पर्सन के लिए, तो यह था 1,02,000 के आसपास। बट बहुत कुछ कर लिया था हमने, इसमें सारा हमारा इंक्लूड है। इसमें हमने शॉपिंग भी कर ली थी, ड्रिंक्स भी फुल लिए हमने, ये सब मिला के अपना 1,02,000 कुछ रुपये आए हैं 10 नाइट्स के लिए पर पर्सन का। तो ये था हमारा टोटल बजट और पूरी आइटनरी मैंने आपको बता दी। और मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आप कम सिटीज़ करोगे, कम नंबर ऑफ़ डेज़ कम रखोगे अपनी ट्रैवल में, तो ये आपका बजट और भी कम हो सकता है। बाकी मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी, जैसे आपने रील वगैरह देखे होंगे और लोगों के कुछ लोग होते व्यूज़ के लिए ना ये लिख देते हैं कि 50,000 के अंडर आप वियतनाम कंप्लीट कर लो, ऐसा ऐसा। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 25 से 30,000 की तो आपके आने जाने की फ़्लाइट हो जाती है। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं आज तक 10-12 जितनी भी कंट्री गई हूँ, सिर्फ श्रीलंका ऐसी कंट्री है जो आपकी अंडर 50 के हो सकती है। उसके अलावा कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो अंडर 50 के हो सकती है। ये लोग बहुत सारी कंट्रीज़ के नाम लेते हैं और बोलते हैं कि ये कंट्री है जो आप 50,000 में कंप्लीट कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। किसी भी कंट्री के तुम होटल्स और फ्लाइट्स वगैरह देखोगे, ये बहुत महंगे पड़ जाते हैं। सारे डिटेल्स मैंने आपको बता दिए हैं। कुछ रह गया है अगर वियतनाम ट्रैवल से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, आपके काम आई हो, आपको इससे हेल्प मिला हो, और आप भी मेरी तरह बहुत सारा ट्रैवल करो क्योंकि ट्रैवल करना किसको पसंद नहीं है। Okay, so please subscribe my channel and keep supporting me. Thank you. Bye.